Hello students, welcome back to the channel. My name is Vibha and in this lecture I will be teaching you how to express the rate of the reaction. This is the fourth lecture of the series of Chemical Kinetics class 12th. अगर आपने इससे पहले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट दैट कि आप उन 3 लेक्चर्स को देख कर आएँ बिकॉज ये सारे टॉपिक कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे कि आपको पता है कि आज का टॉपिक है रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज हाउ टू एक्सप्रेस इट. तो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल. लेट्स सपोज हमें एक रिएक्शन दे रखी है दैट इज मर्क्यूरी व्हिच इज इन द लिक्विड स्टेट रिएक्ट विद द क्लोरीन गैस एंड गिव्स यू HgCl2 in the solid state. Firstly, the most important thing that you need to remember is that कि ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ हम काम करेंगे. तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इन सबके जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 1 है. Why I am highlighting these coefficient is that because ये कोफिशिएंट हमारे आगे जाके रेट ऑफ द रिएक्शन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करेंगे. ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रेट ऑफ द रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं. अब हमने रेट ऑफ द रिएक्शन को हमने रिएक्टेंट की टर्म्स में भी पढ़ रखा है, प्रोडक्ट की टर्म्स में भी पढ़ रखा है. ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो मेरे रिएक्टेंट्स हैं वो 2 हैं. मेरे पास मर्क्यूरी भी है और मेरे पास Cl2 भी है. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम कौन से रिएक्टेंट की टर्म्स में रेट ऑफ द रिएक्शन को लिखें. तो आप दोनों रिएक्टेंट की टर्म्स में रेट ऑफ द रिएक्शन को लिख सकते हैं, मर्क्यूरी के भी और क्लोरीन के भी. इसी तरीके से अगर आपके पास प्रोडक्ट में भी 2-3 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आप रेट ऑफ द रिएक्शन को उनके अकॉर्डिंग लिख सकते हो. हर एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप रेट ऑफ द रिएक्शन लिख सकते हो. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक ही रिएक्टेंट और एक ही प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मर्क्यूरी. ठीक है, तो हमें पता है माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरी अपॉन में डेल्टा टी. माइनस साइन क्यों लगाया है बिकॉज मर्क्यूरी की कंसंट्रेशन आपकी घट रही है. अगर मैं क्लोरीन की टर्म्स में लिखती हूँ तो दिस इज माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन डेल्टा टी. इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट के बेसिस पे रेट ऑफ द रिएक्शन लिखती हूँ तो मैं लिखूंगी प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 अपॉन में डेल्टा टी. अब आपको याद होगा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए. दैट मीन्स मेरे को यहाँ पर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट है उनके साथ भी डील करना है. बट यहाँ पे ये है कि इस रिएक्शन के अंदर आपका जो कोफिशिएंट्स है वो 1 है. तो हम क्या करेंगे जब हमारे कोफिशिएंट्स 1 नहीं होंगे. तो उसके लिए एक रूल है या एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है. That is point to remember. That is when the coefficient of reactant or product are not equal to 1. तब हमारा rate of the reaction हम कैसे लिखते हैं. तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं या जर्नलाइज वे में समझते हैं कि मेरे पास जो केमिकल इक्वेशन है वो कुछ ऐसी दे रखी है कि A plus B gives you C plus D. और यहाँ पे जो इनके कोफिशिएंट्स हैं वो A है, स्मॉल a है, स्मॉल b है, स्मॉल c है एंड स्मॉल d है. तो अगर मैं रेट ऑफ द रिएक्शन लिखूंगी तो मैं रेट ऑफ द रिएक्शन A की टर्म्स में भी लिखूंगी, B की टर्म्स में भी लिखूंगी, C के भी लिखूंगी और D की टर्म्स में भी लिखूंगी. तो मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा. रेट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में डेल्टा T is equal to minus delta concentration of B upon में डेल्टा T. In the same way plus delta concentration of C upon में डेल्टा T is equal to plus delta concentration of D upon में डेल्टा T. अब ये कोफिशिएंट का क्या रोल है. ये जो कोफिशिएंट्स हैं इन कोफिशिएंट्स का बेसिकली रोल ये होता है कि जब हमारे कोफिशिएंट्स नॉट इक्वल टू 1 होते हैं तो हमने हर एक रेट को क्या करना है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है. तो A का कोफिशिएंट अगर स्मॉल a है तो जो मेरा रेट इन टर्म्स ऑफ A लिखा हुआ है उसको मैं 1/A कर दूंगी. इन द सेम वे B को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/B से या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने डिवाइड बाय B कर दिया है. सिमिलरली C की टर्म्स में हमने 1/C से मल्टीप्लाई कर दिया है और 1/D से मल्टीप्लाई कर दिया. 1/D से मल्टीप्लाई करा है या D से डिवाइड करा है एक ही बात है. ठीक है, so this is how I will write the rate of the reaction if my coefficients of reactant and products are not equal to 1. ठीक है, let's take another example. अब मैं इसका specific एक example लेती हूँ. तो उसमें example है आपका that is 2HI gas gives you H2 gas plus
I2। तो कभी भी आपको पेपर में या क्वेश्चन पेपर में या एग्जाम में कभी भी आपको कोई भी रिएक्शन दी होती है, तो सबसे पहले आपका मेन जो चीज होती है चेक करना कि वेदर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज इवन बैलेंस्ड और नॉट। अगर वो रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, बिकॉज कोफिशिएंट्स का बहुत बड़ा रोल है। सो इफ आई नीड टू राइट द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो रेट में कैसे लिखूंगी? रेट विल बी इक्वल टू -1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू, अब ये तो रिएक्टेंट वाली साइड हो गई, अगर मैं प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखती हूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन आ गया, दैट इज डेल्टा। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 का तो डिवाइड करेंगे ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा T। इन द सिमिलर यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट 1 है, दैट इज डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन में डेल्टा T। दिस इज हाउ आई राइट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब आपको एक चीज समझनी है कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन में दो चीजें हैं। दो चीजें क्या हैं? एक तो मैं निकाल सकती हूँ ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, और दूसरी चीज हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर मेरा रिएक्टेंट आता है कि मुझे निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ HI, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ HI इज बेसिकली, देखो एक तो ये दिख रहा है आपको, दैट इज -12 डेल्टा HI अपॉन में डेल्टा T। दिस इज नॉट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। आपको ये ध्यान रखना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ कंजप्शन इज नॉट दिस इज एक्चुअली द रेट ऑफ द रिएक्शन। जब मैं ये हाफ हटा दूंगी तब ये मेरा रेट ऑफ द डिसअपियरेंस है। इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि अगर मैं इस पूरे टोटल को लेती हूँ, मतलब -12 के साथ लेती हूँ या कोफिशिएंट के साथ लेती हूँ, ये तो है मेरा रेट, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना हिस्सा लेती हूँ विद माइनस साइन, तो ये है मेरा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI। इन अ सिमिलर वे मैं प्रोडक्ट साइड का भी निकाल सकती हूँ, तो प्रोडक्ट साइड का मैं निकालूंगी, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट क्या है, या तो H2 है या I2 है, तो यहाँ पे H2 का अगर मैं रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालती हूँ तो यहाँ पे विदाउट कोफिशिएंट वाली चीज जाएगी या विदाउट कोफिशिएंट वाला टर्म जाएगा। तो यहाँ पे तो कोफिशिएंट वैसे भी 1 था, तो यहाँ पे मेरा सेम आ जाएगा, दैट इज डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा T। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ द रिएक्शन के अंदर आपको कोफिशिएंट के साथ लेना है, और अगर आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन आ रहा है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस आ रहा है, मतलब इंडिविजुअल रिएक्टेंट का आ रहा है या इंडिविजुअल प्रोडक्ट का आ रहा है, तो वहां पे आपको कोफिशिएंट कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग दैट कि हम इन दोनों चीज का इस्तेमाल करके, क्वेश्चन में मुझसे रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा है या रेट ऑफ द डिसअपियरेंस पूछा है या रेट ऑफ द फॉर्मेशन पूछा है, तो मुझे उसके बेसिस पे क्या चीज दे रखी है, किस चीज से मुझे उसको यूज करके या कैसे उसको यूज करके मुझे सॉल्व करना है, वो इम्पोर्टेंट है, तभी ये सब चीजें डिस्कस करी हैं। बट बिफोर डिस्कसिंग दैट वी विल डिस्कस द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, बिकॉज आगे जब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हमारी यूनिट्स भी यूज होंगी, तो हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम पहले उसकी यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो यूनिट डिस्कस करने के लिए हमें पता है रेट को कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू -dr/dt। हम यहाँ पे डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर हम प्रोडक्ट की टर्म्स में लिख सकते हैं तो दिस विल बी dp/dt। इन शॉर्ट ये जो मेरा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है या चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट है, अल्टीमेटली है तो ये कंसंट्रेशन ही ना, तो कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती हैं? कंसंट्रेशन की यूनिट्स होती है मोल्स पर लीटर, और टाइम की यूनिट्स होती हैं सेकेंड्स। तो अगर मैं रेट की यूनिट लिखूंगी दैट विल बिकम मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको मोलर भी लिख सकती हूँ, दैट इज मोलर सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये जो मोल्स पर लीटर है ये मोलर के बराबर ही तो होता है, और ये जो यूनिट्स हैं ये आपकी है लिक्विड स्टेट में। और अगर मुझे इसको गैसियस स्टेट में यूनिट्स निकालनी है रेट की, तो मेरी यूनिट्स हो जाएंगी, सिंस गैसेस आपकी प्रेशर में डील करती हैं, तो द यूनिट्स विल बिकम, कंसंट्रेशन नहीं होता वहां पे, आपका प्रेशर होता है, तो वहां पे एटमॉस्फेयर अपॉन में सेकेंड आ जाता है, या फिर मैं लिख सकती हूँ एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। तो लेट्स टेक द एग्जांपल नाउ। सो दिस इज द एग्जांपल। अगर मैं इस एग्जांपल को देखती हूँ तो इस एग्जांपल के अंदर एक रिएक्शन दे रखी है, आपको बोल रखा है कि फॉर अ गिवन रिएक्शन दिस व्हिच इज अ
course a balanced chemical equation, the rate of formation, देखो आ गया ना जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता था या रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब क्या होता था और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता था। कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आपको 2.8 into 10⁻³ मोलर पर सेकेंड दे रखी है और हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं निकालना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो सबसे पहले हमें ये तो सिंपल चीज पता है ना कि हमें एक्सप्रेशन लिखना होता है कि एक गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम रेट एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप ये आपका क्या होता है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखो और उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आप उसके अंदर रेट का एक्सप्रेशन लिखो। तो रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखो, दैट इज माइनस हाफ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन में डेल्टा टी। चलो ये तो हो गई रिएक्टेंट की बात। अब लिखते हैं प्रोडक्ट की साइड से, तो प्रोडक्ट की साइड से लिखेंगे तो +1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन में डेल्टा टी। इन अ सिमिलर वे फॉर द ऑक्सीजन ऑल्सो, एंड ऑक्सीजन का कोफिशिएंट आपका 1 है तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है रेट ऑफ द फॉर्मेशन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं इस पूरे को कंसिडर करती हूँ तो ये तो हो गया मेरा रेट, ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना हिस्सा कंसिडर करती हूँ NO2 का तो ये हो गया मेरा रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो बेसिकली आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है। रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है मुझे दे रखा है डेल्टा NO2 अपॉन में डेल्टा T की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 2.8 into 10⁻³ m/s। और मुझे निकालना क्या है, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। मतलब मुझे ये पूरा नहीं निकालना, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से की वैल्यू निकालनी है विद द माइनस साइन। ठीक है, तो आपको निकालना है रेट ऑफ disappearance of N2O5 which is minus delta concentration of N2O5 अपॉन में डेल्टा T की वैल्यू निकालनी। अब करना कैसे है इसको, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसके अंदर चार चीजें हैं, रेट है, N2O5 है, NO2 है और O2 है, लेकिन क्वेश्चन में तो सिर्फ मुझे N2O5 और NO2 दे रखा है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस एक्सप्रेशन का ये हिस्सा उठाकर नीचे लिख देना है। अब बस कुछ नहीं करना, हमें जो पूछा है उसको एक साइड रखना है, बाकी सब चीजों को दूसरी साइड रखना है। आपसे पूछा क्या है, आपको सिर्फ इतने हिस्से की वैल्यू चाहिए, तो इतने हिस्से की वैल्यू चाहिए मतलब ये जो हिस्सा है आप इसको उठा के इधर ले आओ, क्योंकि हमें माइनस साइन भी तो चाहिए होता है। तो कुछ नहीं करना, आपने लिखना है माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू, अगर ये 2 इधर आएगा तो इट विल बी +2/4 डेल्टा N2O अपॉन में डेल्टा T। और इसकी वैल्यू आपको पता ही है, ऊपर दे रखी है क्वेश्चन में, दिस बिकम्स हाफ इंटू 2.8 into 10⁻³ molar per second. When you will solve this, the answer will come 1.4 into 10⁻³ m/s. I hope it is clear. So this is my final answer. Let us discuss another example. So this is my next example. अब ये क्वेश्चन जो है तो वैसे NCERT का। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि मेरे पास एक रिएक्शन दे रखी है, दैट इज रिएक्टेंट इज गिविंग मी प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो चेंज हो रही है। जब भी मैं चेंज की बात करूंगी मतलब यहाँ पे मेरे पास डेल्टा आर की बात हो रही है, मैं डेल्टा आर इजीली निकाल सकती हूँ बिकॉज डेल्टा आर किसके बराबर होता है, R2 - R1 फाइनल माइनस इनिशियल। और जो मेरा टाइम दे रखा है वो मिनट्स में दे रखा है। अब आपको बोल रखा है कि मुझे एवरेज रेट निकालना है दो अलग यूनिट्स में, पर मिनट में भी निकालना है और पर सेकंड में भी निकालना है। तो है तो सेम ही क्वेश्चन बट हमें कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने सोल्यूशन के अंदर जो पहले सबसे पहले समझाया था कि आपने रिएक्शन लिखनी है। अब यहाँ पे बच्चे ना थोड़ा सा डर जाते हैं कि मैम आपने तो सारी रिएक्शन लिख के दिखाई थी, रिएक्शन होनी चाहिए, ये आर और पी में कैसे करेंगे। घबराना नहीं है, बहुत नॉर्मल सा चीज है कि आर और पी में ही हम क्वेश्चन करेंगे बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है। बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका नहीं आ रहा तो वो प्रॉब्लम है आप। ठीक है, अब आपको दे रखा है कि लेट्स सपोज मेरे पास जो टाइम है वो टाइम T1 आपका 0 है और उस टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्यों लिया है क्योंकि क्वेश्चन में ही रिएक्टेंट दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 0.03 से 0.02 हो रही है, मतलब घट रही है। तो वो तो वैसे भी आपको पता है कि हाँ भाई ठीक दे रखा है क्योंकि विद टाइम आपका कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज होता है। लेट्स सपोज टाइम T2 था 25 मिनट्स
और उस टाइम पे आपकी कंसंट्रेशन होगी 0.02 मोलर। ठीक है, अगेन द स्टेप विल बी कि रेट ऑफ द रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है सबसे पहले। तो आर एवरेज विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन में डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। मैंने ये P क्यों लिखा है, ऑल्दो क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, बिकॉज जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे आप पूरा एक्सप्रेशन लिख दो। ठीक है, अब मुझे सिर्फ रिएक्टेंट वाली साइड से डील करना है, तो मैं इतने हिस्से को दोबारा से नीचे उतारूंगी। दैट मीन्स आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो मैं इसको और भी कैसे लिख सकती हूँ, दैट इज माइनस ये जो इतना हिस्सा है ना आपका, इस हिस्से की जगह मैं लिख सकती हूँ, मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, दैट इज कंसंट्रेशन R2 माइनस कंसंट्रेशन R1। ठीक है, ये डेल्टा हटा दिया है क्योंकि अब R2 माइनस R1 लिखा है, एंड यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा हटते ही क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, अब बस वैल्यूज डालनी है। ये बेसिकली मेरा R1 था और ये R2 था, बस वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ से वैल्यूज उठाकर यहाँ पुट करनी है आपने। तो R एवरेज विल बी इक्वल टू माइनस एज इट इज आएगा, कर्ली ब्रैकेट एज इट इज आएगा, R2 की जगह 0.02 आएगा, माइनस 0.03 आएगा, अपॉन में 25 माइनस 0 आएगा। अब ये मिनट्स में बात हो रही है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी द आंसर विल कम आउट टू बी माइनस 0.01 अपॉन में 25 which is coming out to be 0.004। आप मोल्स पर लीटर पर मिनट्स भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो 0.04 कैपिटल M दैट इज मोलर पर मिनट। अब ये तो यूनिट्स को मैंने ज्यादा हाईलाइट कर दिए यहाँ पर, बट यहाँ पे आपको आंसर हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में छोड़ना होता है, बिकॉज आप फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो। तो जैसे आपको पता है क्या करना होता है, मुझे इस डेसिमल को 1 2 3 प्लेसेस आके लेके जाना पड़ेगा, तो आंसर विल बी 4.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मोलर बाय मिनट्स। ठीक है, अब ये तो हो गया आंसर इन द मिनट्स। अब मुझे बोला है क्वेश्चन में कि मुझे सेकंड्स में भी निकालना है, तो सेकंड्स में निकालने के लिए क्या करोगे आप, कि ये जो मेरा स्टेप था दैट इज आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस 0.01 अपॉन में, अच्छा यहाँ पे ये माइनस रह गया था तभी प्लस होगा, माइनस माइनस अपॉन में 25 हो गया था, या फिर मैं ये लिख सकती हूँ 0.01 अपॉन में 25। अब ये पर मिनट था, तो अब इसको अगर सेकंड में चेंज करना है तो 0.01 अपॉन में 25 इंटू 60 सेकेंड्स आप यहीं कर दोगे, विच बेसिकली कम्स आउट टू बी, जब आप सॉल्व करोगे तो 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मोल्स पर लीटर per second. So this is my final answer in seconds. I hope it is clear. Let's take another example. I am taking a lot of example because जब तक आप numericals नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है टॉपिक करने का। बाकी सब आपको पढ़ा देंगे बट numericals करना equally important है, because हर numerical से आप क्या करते हो, अलग अलग चीजें, छोटी छोटी चीजें, बारीकियां समझते हो। So this is my third numerical. इस numerical के अंदर सबसे पहले आपको reaction दे रखी है कि 2A gives you product। कुछ नहीं समझ आ रहा तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन में रिएक्शन लिख लेनी है। अब एक चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पर मेरा कोफिशिएंट दे रखा है, तो कोफिशिएंट दे रखा है तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको लिखना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको कोफिशिएंट दे रखा है तो आपको ये याद रखना है कि ये कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रेट ऑफ द रिएक्शन लिखते टाइम ये कोफिशिएंट की बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, सेकेंड चीज आपको दे रखी है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस, मतलब रिएक्टेंट की टर्म्स में बात है, क्योंकि विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस, और इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो मेरा A है, वो डिक्रीज हो रही है 0.5 मोल्स पर लीटर से 0.4 मोल्स पर लीटर पे, और टाइम दे रखा है 10 मिनट्स में। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि लेट सपोज द टाइम क्या है आपका, टाइम T1 इज इक्वल टू 0 मिनट्स, उस पे मेरी कंसंट्रेशन ऑफ A कितना है, दैट इज दिस, ये कितना है आपका 0.5 मोल्स पर लीटर, दैट मीन्स ये आपका R1 हो गया। ठीक है, अब टाइम T2 पे विच इज 10 मिनट्स आपकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.4 मोल्स पर लीटर, दैट इज ये हो गया आपका R2। ठीक है, देन एवरेज रेट कैसे लिखते हैं हम, एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, अब यहाँ पे ये 2 है तो ये माइनस हाफ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में डेल्टा T विच इज इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन में डेल्टा T। अगेन मैंने पूरा एक्सप्रेशन लिखा, लेकिन मुझे सिर्फ डील इससे करना है, और क्वेश्चन में वैसे भी आपसे पूछा गया कि आपको रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है, तो आपने वैल्यूज डालनी है। अब जैसे ही डेल्टा लिखोगे
तो आपने रेट ऑफ द रिएक्शन लिखने के लिए आपको जो हिस्सा या जो पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन आपका काम का है वो आपने नीचे उतार लेना है एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, खोलेंगे, A2 माइनस A1 लिखेंगे या R1 R2 लिखेंगे, क्योंकि ये जो R1 है ये मैं A1 भी ले सकती हूँ और ये R2 जो है मैं A2 भी ले सकती हूँ कंसंट्रेशन। तो दिस बिकम्स डेल्टा हटेगा तो दैट मीन्स कर्ली ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन A2 माइनस कंसंट्रेशन A1 कर्ली ब्रैकेट्स अपॉन में T2 माइनस T1 माइनस हाफ 0.4 minus 0.5 upon में 10 minus 0. After solving, your answer will be half minus 0.1 upon में 10. This becomes 0.1 upon में 20. यूनिट साथ साथ लिखो तो ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर पर मिनट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोई आपको दे नहीं रखा कि सेकेंड्स में ही लिखना है आंसर या मिनट्स में ही लिखना है। जैसा दे रखा है आप पर मिनट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 0.05 मोल्स पर लीटर पर मिनट। अगेन बट आंसर को ये जरूर ध्यान रखना है, देखो मिनट्स और सेकंड का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर छोड़ना है, साइंटिफिक नोटेशन में छोड़ना है। तो ये पॉइंट 1 2 3 आगे प्लेसेस तक जा रहा है तो दिस बिकम्स 5.0 into 10 raised to power minus 3 moles per liter per minute, or I can write 5.0 into 10 raised to power minus 3 molar per minute. I hope it is clear. So this becomes your average rate of the reaction. Make sure that you are very much particular about writing the answer or leaving the answer in scientific notation and as well as with the correct units. Okay, let's take another example, that is the decomposition of N2O5 in CCl4. अब बिफोर रीडिंग आउट द क्वेश्चन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि कहीं पे भी इस क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन नहीं दे रखी है। देखो जैसे जैसे हमने इतने सारे न्यूमेरिकल्स करे तो कहीं पे आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि सेकंड्स में निकालना है, कहीं पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है यूनिट्स में, मिनट्स में आंसर निकालना है। हर बार आपको आंसर साइंटिफिक नोटेशन में छोड़ना है। कई बार आपको रिएक्शन जर्नल फॉर्म में दे रखी है कि R से P बना है, कई बार दे रखा है 2P gives you P, कई बार फुल रिएक्शन दे रखी है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रिएक्शन ही नहीं दे रखी, तो ऐसे होता है आपका क्वेश्चन का लेवल अप हाई। ठीक है, कैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता है। मैं बार बार आपको एक चीज बोल रही हूँ कि क्वेश्चन में से रिएक्शन को सबसे पहले लिखना है, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन में रिएक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे अब आपका डिफिकल्ट टास्क ये आ गया कि आपको सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और अगर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिखनी आती तो ये वाला क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो दिस टेल्स यू कि आपको प्रीवियस नॉलेज होना कितना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे हम हिंट लेते हैं कि कौन सा मेरा रिएक्टेंट है, कौन सा मेरा प्रोडक्ट है। बैलेंसिंग तो आई गेस सभी को आती होगी, लेकिन कैसे रिएक्शन बनानी है वो भी मैं साथ साथ सिखाती जाऊंगी, क्योंकि हर चीज ऑलमोस्ट क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी होती है। ठीक है, तो आपको दे रखा है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। कौन टूट रहा है? N2O5। इसका मतलब ये क्या है, मेरा रिएक्टेंट है। किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है? CCl4 की प्रेजेंस में टूट रहा है एट 318 केल्विन। दिस इज नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, स्टडीड बाय, आपको बोला था decomposition of N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring. Monitoring means देखना, चेक करना concentration of N2O5 in the solution, मतलब आपने concentration of N2O5 को चेक करा। तो आपको ये दे रखा है कि N2O5 मेरा ब्रेक डाउन हुआ है, और N2O5 मेरा गैस होता है, वो ब्रेक डाउन हुआ है in the presence of CCl4 at 318 Kelvin। ठीक है, इनिशियली आपको दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कितना था, मतलब इनिशियली का मतलब क्या है कि आपको टाइम T1 इज इक्वल टू 0 मिनट्स के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 दे रखा था 2.33 मोल्स पर लीटर। ये जो चीज है ये तो मैंने लिख ली, और आपको बोल रखा है कि आफ्टर 184 मिनट्स, तो व्हेन माय T2 इज 184 मिनट्स, जो ये कंसंट्रेशन थी ये रिड्यूस होगी या इंक्रीज होगी। अब आपको पता है N2O5 आपका रिएक्टेंट है तो ऑफ कोर्स डिक्रीज होगी, तो यू कैन सी दैट कि 2.08 जो है वो आपका डिक्रीज्ड वैल्यू है। तो दिस इज माय फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ये मैंने क्वेश्चन में से लिख लिया। अब आपको बोला है कि मुझे एवरेज रेट निकालना है, मतलब दिस। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ द प्रोडक्शन, देखो दोनों चीजें पूछी गई हैं इसमें, रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ NO2।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हिंट दे दी है कि मेरा प्रोडक्ट साइड पे क्या आएगा, NO2 आएगा। और वैसे भी ये रिएक्शन इतनी कॉमन है कि आपको पता है कि इस रिएक्शन के साथ साथ आपका ऑक्सीजन गैस भी निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना। तो जब मैं इसको बैलेंस करूंगी तो दिस विल बी माय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये तो जो था गिवन मैंने लिख लिया, अब आर एवरेज निकालना है। तो आर एवरेज के लिए आपको सबसे पहले आर एवरेज का एक्सप्रेशन भी लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो आर एवरेज होगा आपका, आई होप यहाँ पे अब ये चीज जो है वो सबको लिखनी आ गई होगी। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे तो दिस विल बी प्लस 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन में डेल्टा T which will be equal to plus delta concentration of O upon में delta T. This is my expression. अब ये सिमिलर चीज आपने पहले भी कहीं ना कहीं कर रखी है। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है एक तो N2O5 से डील करना है मुझे और एक NO2 से डील करना है। मींस आपको एक तो एवरेज रेट निकालना है और दूसरी चीज बोला है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। दैट मींस आपको क्या बोला गया है, आर एवरेज निकालने के लिए बोला हुआ है और आपको बोला गया है कि मुझे डेल्टा NO2 अपॉन में डेल्टा T की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये दो चीजें निकालनी है। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एवरेज रेट निकालना है। तो एवरेज रेट निकालने के लिए मुझे मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो N2O5 के बेसिस पे है। तो मैं क्या करूंगी, एवरेज रेट निकाल लूंगी। तो अगर मैं इतने हिस्से को ले लेती हूँ और नीचे लिखती हूँ और सॉल्व करती हूँ N2O5 के बेसिस पे, तो मेरा एवरेज रेट आ जाएगा। दैट इज -12 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा हटाना है तो मैं क्या लिखूंगी, -12 कर्ली ब्रैकेट्स 2.08 माइनस 2.33 कर्ली ब्रैकेट्स अपॉन में 184 माइनस 0। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी -12 माइनस 0.25 अपॉन में 184 विच इज फर्दर इक्वल टू 0.25 अपॉन में 368। After solving, this comes out to be 0.000679 moles per liter per minute. अब इसको scientific notation में लिखना है तो how many points we are moving forward the decimal, 1, 2, 3 and 4. So this comes out to be 6.79 into 10 raised to power -4 moles per liter per minute. So this is my rate of the reaction. और अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे आप आंसर लिख के दो moles per liter per second के अंदर, तो ये आप अपने आप करोगे बिकॉज इससे पहले वाले न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको सिखाया है कि पर सेकेंड में आंसर कैसे छोड़ते हैं। तो दिस इज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। बट अभी क्वेश्चन में मुझे और क्या निकालना है, मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 निकालना है, दैट इज दिस। तो अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा रेट एक्सप्रेशन है तो इसके अंदर मेरे पास इंफॉर्मेशन है N2O5 की और मेरे पास इंफॉर्मेशन जो निकालनी है वो NO2 की निकालनी है। तो इस रेट एक्सप्रेशन में से, इस पूरे रेट एक्सप्रेशन में से जो मैं हिस्सा उठाऊंगी या जो पार्ट उठाऊंगी वो मैं ये वाला हिस्सा उठा के नीचे लिखकर फिर सॉल्व करूंगी। ठीक है, मुझे जो निकालना है वो सिर्फ इतना पार्ट है। ठीक है, और इतने हिस्से की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। अगर आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन में देखोगे ये जो इतना हिस्सा है ये किसके बराबर है, आर एवरेज के बराबर है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ आर एवरेज, क्योंकि ये अभी ऊपर सॉल्व करा है, विच इज इक्वल टू +1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन में डेल्टा T। तो अगर मुझे इतने पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो इस 4 को मुझे इधर लेकर जाना पड़ेगा। दैट इज 4 इंटू आर एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन में डेल्टा T। ये जो ऊपर आंसर आया है मेरा पर मिनट, यही तो मेरा आर एवरेज है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे लिख देना है। दैट इज 4 इंटू 6.79 इंटू 10 raised to power -4 moles per liter per minute is equal to delta concentration of NO2 upon में delta T, which is nothing, that is rate of formation of NO2। ठीक है, I hope it is clear। आप इसको सॉल्व कर लेना and that will give you the answer in moles per liter per minute। अगर आपको moles per liter per second में निकालना है तो यहाँ पे जो आप आंसर निकालोगे उसको into 4 कर दोगे। ठीक है, So that was all for today's lecture। I hope आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो you can comment down below। इससे पहले वाले लेक्चर आप देख लेना। इसके नेक्स्ट लेक्चर में we will be discussing about the factors affecting the rate of the reaction, which is again one of the most important topic of this chapter। So thank you and have a nice day। Meet you in the next video। Bye।